नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। सबसे पहला संदेश उन संदेश वाहकों के नाम जो ये कहते हैं कि ना 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 नेताजी तो मुख्यमंत्री बनने की इच्छा ही नहीं रखते हैं, नेताजी तो मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहते हैं। ऐसे तमाम लोगों को बता देता हूं कि जो भी व्यक्ति राजनीति में है या किसी पार्टी का पदाधिकारी है, यानी पार्टी में किसी पद पर है, या विधायक है या सांसद है, अगर वो ये कहे कि मैं मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहता, तो मान लीजिए कि या तो वो आपसे झूठ बोल रहे हैं या फिर आप उनको सही तरीके से समझ नहीं पाए हैं। तो ऐसा कहने वाले तमाम लोगों से कहूंगा, अच्छी तरह से नेताजी को समझने की कोशिश कीजिए, राजनीतिक मिजाज को समझने की कोशिश कीजिए। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जारी घमासान, या यूं कहूं कि उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के अंदर जारी घमासान के बारे में विस्तार से बताने से पहले आज आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उत्तराखंड के रिश्तों के बारे में बताना चाहूंगा। जी हां, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इस देश के महान सपूत और स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है। उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बताऊंगा कि उनका रिश्ता उत्तराखंड से क्या है, और फिर उत्तराखंड की राजनीति घमासान पर भी आऊंगा। जनवरी 1932 में, यानी ब्रिटिश कालीन भारत में गुलामी के दौर में, जनवरी 1932 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार करके मध्य प्रदेश की सिवनी जेल भेज दिया गया, उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। और फिर तबीयत खराब होने के बाद चूंकि हर जगह व्यवस्था नहीं थी, तो बंबई, बंगाल, इन तमाम जगह चिट्ठी पत्री होते हुए, कई जगह से वो सारी चिट्ठी पत्री घूमते हुए उनको जबलपुर के सैन्य अस्पताल में ले जाया गया। उसके बाद नेताजी को मद्रास भेजा गया और उसके बाद, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, उसके बाद उन्हें कुमाऊं की पहाड़ियों में भवाली सैनिटोरियम भेजा गया, क्योंकि टीबी जो था वो उसी जगह उसका इलाज एक तरह से हो सकता था। तो उनको भवाली सैनिटोरियम भेजा गया। और उसके बाद चूंकि ब्रिटिश सरकार जो थी डर गई थी सुभाष चंद्र बोस की सेहत को लेकर, तो उसके बाद किस तरह से उनको उन्हीं के खर्चे पर विदेश भेजा गया, ये तमाम लंबा वाकया है। लेकिन मैंने संक्षेप में बता दिया कि जब उनको तबीयत खराब हुई तो उनको भवाली के सैनिटोरियम भेजा गया, भवाली के सैनिटोरियम। और आपको बता दूं, जो लोग नहीं जानते, जो लोग नैनीताल गए होंगे वो तो जानते होंगे कि भवाली कहां है, लेकिन जो नहीं जानते उनको बता दूं कि नैनीताल से जब आप कैंची धाम की तरफ चलेंगे, यानी बाबा नीम करोली के दरबार की तरफ आप चलेंगे, तो बीच में एक भवाली नाम की जगह आती है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही शानदार जगह है, मैं वहां जा चुका हूं। तो उसी भवाली के जो सैनिटोरियम में सुभाष चंद्र बोस जी का भी इलाज हुआ था, जिनका आज जन्मदिन है। लेकिन इसी सैनिटोरियम से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर पूजा, बल्कि मैं यूं कहूं कि तंत्र साधना हो रही है, तंत्र साधना करवाई जा रही है, क्योंकि मामला कुर्सी का फंसा हुआ है। और उस इलाके में रहने वाले किसी भी आदमी से आप पूछ लीजिए, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति से, तो आपको बता देंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े भवाली में, भवाली सैनिटोरियम से कुछ किलोमीटर की दूरी पर कौन सा ऐसा नेता है जो लगातार पूजा पाठ तंत्र साधना कर रहा है, क्योंकि मामला कुर्सी का है। अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर, भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड की राजनीति पर। इस बीच बीजेपी के अंदर जो घमासान मचा हुआ है, बीजेपी के अंदर जो एक तरह से बड़ी लड़ाई छिड़ी हुई है, उस लड़ाई में कई सारे समीकरण हैं। अगर यह कहूं मैं कि सिर्फ दो ही गुट है, तो यह सही नहीं है। मोटे तौर पर दो गुट नजर आते हैं, लेकिन दोनों ही गुट में कई ऐसे नेता हैं जो मौका मिलने पर अपने साथ के नेता को धोखा देकर खुद कुर्सी पर बैठना पसंद करेंगे। और इसलिए मैंने कहा, उत्तराखंड क्षेत्रफल के आधार पर छोटा राज्य जरूर है, तमाम लोगों की नजरें और हम लोगों की नजरें भी, मैं सीधे कहना चाहूंगा, अपनी गलती भी कहना चाहूंगा, हम तमाम लोगों की नजरें उत्तर प्रदेश पर टिकी रहती है, मध्य प्रदेश पर टिकी रहती है, राजस्थान पर टिकी रहती है, महाराष्ट्र पर टिकी रहती है, और बिहार पर टिकी रहती है, पश्चिम बंगाल पर टिकी रहती है। लेकिन उत्तराखंड में क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में बहुत सी बातें सामने आ नहीं पाती। कल मैंने उत्तराखंड पर एक स्टोरी करी, उसके बाद बहुत सारे फोन कॉल आए और कई बातें बताई गई हैं। उन बातों में से कुछ को मैं आपके सामने रखने
रखने की कोशिश करूंगा। मैं सच बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और तथ्यों में अगर मैं कहीं कोई गलती कर जाता हूं तो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं सीधे कहता हूं कि गलतियां हर आदमी से हो सकती है और आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा और आपकी आलोचना दोनों का स्वागत है। आजकल राजनीति में एक अजब सा माहौल बन गया है, कोई भी अपने विरोध की बातें सुनना ही नहीं चाहता। अब दिक्कत यह थी, मैं हमेशा कहता हूं कि बारी तो सबकी आएगी, एक ना एक दिन तो सबकी बारी आएगी, एक ना एक दिन तो भुगतना सबको पड़ेगा। पहले विरोधी बोलते थे, सरकारों को अच्छा नहीं लगता था तो कार्रवाई करवा दी जाती थी। अब अपने बोलने लगे तो सरकार को यानी मुख्यमंत्री को अच्छा न लगे तो कार्रवाई हो जाएगी। उत्तराखंड सरकार में सीधे सीधे अगर मैं बताऊं कि एक विधायक, उन्होंने एक मसला उठाया और उन जनाब ने मसला क्या उठाया यह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि एक किसान की खुदकुशी का मामला उठाया। और जैसे ही उन्होंने एक किसान की खुदकुशी का मामला उठाया, उसके बाद अचानक राज्य सरकार को याद आता है, अचानक प्रशासन को याद आता है कि नहीं नहीं, ये तो विधायक जी जो है ये तो भूमाफिया है, और फिर उनके बाद कार्रवाई शुरू हो जाती है। जी हां, मैं अरविंद पांडे का जिक्र कर रहा हूं, उनके खिलाफ एक तरह से कार्रवाई शुरू हो जाती है। और जब अरविंद पांडे के खिलाफ कार्रवाई शुरू होती है तो फिर उनके पक्ष में पार्टी के कई दिग्गज नेता खड़े हो जाते हैं। वो उत्तराखंड की राजनीति में उत्तर प्रदेश से जुड़े मतदाताओं का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं अरविंद पांडे। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री की अपनी विधानसभा में, जी हां, जो वो विधानसभा का चुनाव हार गए थे, वहां भी एक जनजातीय समुदाय के साथ साथ उत्तर प्रदेश से आने वाले लोगों जो हैं वो, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है पुष्कर सिंह धामी को विधानसभा चुनाव हरवाने में, या यूं कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को चुनाव हरवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस वर्ग के मतदाताओं की। तो भैया, जब वो किसानों का मसला उठाते हैं, जब वो सीबीआई जांच की मांग करते हैं, तो अचानक सरकार को याद आ जाता है कि नहीं नहीं, वो भूमाफिया है। फिर कार्रवाई शुरू होती है। फिर अचानक एक लेटर आता है कि हरिद्वार से जो सांसद है, जो कि अतीत में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जा रहे हैं उनके साथ खड़े होने के लिए। और मामला यहीं तक सीमित नहीं रहा, फिर पता चलता है कि उनके साथ जो गढ़वाल के सांसद है अनिल बलूनी साहब भी जा रहे हैं। अब अनिल बलूनी का जाना वो सिर्फ एक सांसद मात्र नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया सेल के प्रभारी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदमी माने जाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पीएमओ में जो जोशी साहब है, उनके साथ मिलकर मीडिया की रणनीति तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेरे कम कहे को आप लोग ज्यादा समझिए, क्योंकि उसके बारे में विस्तार से इस स्टोरी में मैं कोई बात रखना नहीं चाहता। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनिल बलूनी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक साहब का नाम आता है कि वो वहां जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें साथ खड़ा होना है मुख्यमंत्री या उत्तराखंड की सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक विधायक अरविंद पांडे, जो सिर्फ विधायक ही नहीं बल्कि अतीत में भारतीय जनता पार्टी की कई सरकारों में मंत्री रह चुके हैं, उनके साथ खड़े होने के लिए। लेकिन अचानक, चूंकि अमित शाह उसी दौरान उत्तराखंड की धरती पर मौजूद रहते हैं, लेकिन अचानक फिर आला कमान का संदेशा, और संदेशा मतलब डांट फटकार, और उसके बाद ये तीनों नेता वहां जाना कैंसिल कर देते हैं। लेकिन जाना कैंसिल कर देते हैं इसका मतलब कार्यक्रम कैंसिल नहीं होता। अरविंद पांडे एक जोरदार रैली करके हुंकार भरते हुए नजर आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक अगर रैली करके हुंकार भरते हुए नजर आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली दरबार से किसी ने उनके सर पर हाथ नहीं रखा हुआ? कोई तो है जो मदद कर रहा है, कोई तो जो है वो हिम्मत और हौसला बढ़ा रहा है, और ये कोई तो जो है उसी में उत्तराखंड की सारी राजनीति एक तरह से आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन इस बीच खबर आई, भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बधाई देने के लिए उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी ने एक पोस्टर लगाया। और उस पोस्टर में ध्यान दीजिएगा, एक पार्टी का जो ढांचा होता है कि भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद राज्यों की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई देंगे, लेकिन उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चेहरे होते हैं वो प्रभारी और सह प्रभारी होते हैं। और कोई भी राज्य की पार्टी इकाई प्रभारी और सह प्रभारी को इग्नोर नहीं कर सकती। लेकिन नितिन नवीन को बधाई देने वाला जो बड़ा सा पोस्टर लगाया गया, उसमें उत्तराखंड के प्रभारी जो राष्ट्रीय महासचिव भी है दुष्यंत गौतम को गायब कर दिया गया। सह प्रभारी उत्तराखंड की जो थी रेखा वर्मा, इन दोनों की तस्वीर एक तरह से गायब कर दी। यानी नितिन नवीन तो बाद में अपनी टीम बनाएंगे,
जाएंगे। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पहले यह बता दिया कि अब दुष्यंत गौतम प्रभारी नहीं बनेंगे उत्तराखंड के, अब रेखा वर्मा सह प्रभारी नहीं बनेंगी उत्तराखंड की। तो यह करने की हिम्मत भी अगर उत्तराखंड बीजेपी के संगठन के वर्तमान नेताओं को आई तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं से तो कोई संदेशा गया होगा, कहीं ना कहीं से तो कोई मैसेज गया होगा। और इस बीच जैसे मैंने आपको बताया, जिसका मैंने आपको जिक्र किया, भवाली सैनिटोरियम, इस भवाली सैनिटोरियम से कुछ किलोमीटर की दूरी पर तंत्र मंत्र यंत्र साधना पूजा पाठ सब कुछ हो रहे हैं। और सिर्फ वही नहीं, बताया जा रहा है कि दतिया के मंदिर में भी पूजा पाठ हो रही है। बताया जा रहा है कि नेपाल तक जहां जहां जो जो मंदिर तंत्र मंत्र यंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध है, विख्यात है, हर जगह कई नेता पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी को कुर्सी बचानी है और किसी को कुर्सी पानी है। तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति अब पूजा पाठ यंत्र तंत्र मंत्र साधना के दौर में भी गुजर रही है। खैर, पूजा पाठ को अलग कर देते हैं। मैं भी बड़ा पूजा पाठ करने वाला इंसान हूं, सनातनी परंपरा में विचार विमर्श करने वाला इंसान हूं। आज भी मैंने पूजा पाठ की है, मां सरस्वती का आशीर्वाद लिया है और मां सरस्वती की कृपा ही हम लोगों पर है, नहीं तो इसके अलावा हम क्या हैं, कहीं कुछ नहीं है। भले ही कुछ लोगों को मुगालता हो, लेकिन मैं मानता हूं कि संतोष पाठक है क्या, कोई हैसियत नहीं है हमारी, कोई वजूद नहीं है हमारी, हम किसी का कुछ उखाड़ नहीं सकते। और बाकायदा मैं कैलाश विजयवर्गीय के शब्दों में कहूं तो फोकट की बातें करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को सुनना नहीं होता है, घंटा की बातें करते रहते हैं। लेकिन फिर भी क्या करें, हम जैसे कुछ पागल लोग भी होते हैं जो सही खबरें सच्ची खबरें आपके सामने लेकर आना चाहते हैं। और ये चूंकि उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी हुई खबर है, तो कई सारे लोगों ने मुझे फोन किया, कई सारे तथ्य बताए। उन तथ्यों पर जाने से पहले एक बार जरा मैं बता देता हूं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी जी, हां वही जोशी जी जिन्होंने 70 पेज की स्लाइड की रिपोर्ट मोहन भागवत साहब के सामने पेश करके कहा था कि भैया आपने जो प्रधानमंत्री बनाया नरेंद्र मोदी, वो पूरी तरह से फेल है। न विदेश नीति आती है, न रक्षा नीति आती है, आंतरिक बाहरी सुरक्षा नीति नहीं आती, न विकास नीति है, न अर्थव्यवस्था की समझ है। और उनका जो सबसे पसंदीदा सबसे जो महत्वपूर्ण जो उनका प्रोजेक्ट है, जो चार धाम और ऑल वेदर रोड वाला, उसकी मुरली मनोहर जोशी साहब लगातार मुखालफत कर रहे हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो विंग है जो उस मामले से जुड़ा हुआ है, वो भी मुरली मनोहर जोशी के साथ खड़े हैं। और इस बीच उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से जुड़े कई अहम नेता, मैं भगत सिंह कोश्यारी की बात कर लूं, वो मुरली मनोहर जोशी से जाके मुलाकात करते हैं। कल जो है तीरथ सिंह रावत, जी हां ये भी कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बने थे, कल जो है तीरथ सिंह रावत ने भी मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की। वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, उनको भरोसा है कि भैया उनकी गद्दी हिलेगी नहीं। जब विधानसभा चुनाव वो अपना हार गए, फिर भी उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो वो तमाम कोशिश तमाम जतन कर रहे हैं कि उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी न छिने। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत जो सांसद तो बन गए हैं, जो लोकसभा तो आ गए हैं, लेकिन उनका मन कहीं ना कहीं उत्तराखंड में लग रहा है। उनको लग रहा है कि अगर गोटी सेट हो जाएगी तो एक बार फिर से उनको उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा। और इन सब के बीच रमेश पोखरियाल निशंक, खैर रहने दीजिए, तीरथ सिंह रावत पता नहीं नंबर आएगा या नहीं आएगा, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे अहम किरदार है अनिल बलूनी है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में जो मीडिया सेल जो है उनके राष्ट्रीय संयोजक है। नितिन नवीन की टीम में उनको वही भूमिका, यानी नए वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष की टीम में उनको वही भूमिका मिल पाएगी, इस बात में कई तरह के संदेह, कई तरह के किंतु परंतु है। इसलिए कहने वाले जानने वाले ये कहते हैं कि दिल्ली की राजनीति से विदाई से पहले वो उत्तराखंड में अपनी ताजपोशी करवा लेना चाहते हैं। और इसलिए पुष्कर सिंह धामी के विरोध का जो गुट है, उन गुटों के साथ वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड की राजनीति में कई लोग मजाक में कहते हैं कि जैसे बिहार में नीतीश कुमार सबके हैं, ऐसे ही उत्तराखंड की राजनीति में अनिल बलूनी सबके हैं। अब उनका ये टैलेंट मान लीजिए, उनका कौशल मान लीजिए, या उनकी राजनीतिक समझ और सूझबूझ मान लीजिए कि एक तरफ जहां पुष्कर सिंह धामी भी अपने आप को अनिल बलूनी का करीबी बताते नहीं थकते, दूसरी तरफ उनके बिल्कुल धुर विरोधी जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत भी अगर दिल्ली में किसी से सबसे पहले अगर आते हैं मुलाकात करते हैं तो वो अनिल बलूनी से मुलाकात करते हैं।
कांग्रेस के नेता भी अनिल बलूनी की गाहे बगाहे जबरदस्त तारीफ करते हुए नजर आते हैं। और उत्तराखंड की राजनीति का एक और ध्रुव, जो निर्दलीय विधायक तो हैं लेकिन उन्होंने उत्तराखंड की राजनीति में दो दो मुख्यमंत्रियों को कुर्सी से हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जब वो राजनीति में उतरे, भूमिका तब निभाई थी जब वो पत्रकार और एक चैनल के हेड हुआ करते थे, जिस चैनल में मैं भी काम करता था। लेकिन जब वो राजनीति में उतरे, जी हां, आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं उमेश कुमार का जिक्र कर रहा हूं। जब वो राजनीति में उतरे तो कुंवर प्रणव चैंपियन की पत्नी को चुनाव हराकर निर्दलीय विधायक बने। अब वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हरिद्वार से वो चुनाव जीतकर सांसद बने। और 2024 के लोकसभा चुनाव में त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ भी उमेश कुमार ने मोर्चा संभाला था। हालांकि जीत नहीं पाए, लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि अगला चुनाव जो है लोकसभा का, वो फिर से हरिद्वार से लड़ने की कोशिश करेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत को। अगर तब तक त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री नहीं बन पाते तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को जो है वो लोकसभा चुनाव में पटकनी देना पसंद करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री पद से हटाने में भी, त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटवाने में भी उमेश कुमार ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये तमाम किरदार उत्तराखंड की राजनीति के हैं। इस बीच में कई तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। अगर मैं कुछ गलत हूं तो मैं अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा कि मुझे करेक्ट करके जरूर बता दें कि मैं गलत हूं। उत्तराखंड के बारे में कहा जाता है कि कई एक बड़े प्लेयर जिनको खनन की जिम्मेदारी दी गई है, उन्हीं को चौकसी करने की जिम्मेदारी दे दी गई है। यानी कई जगह एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट में खनन करने की जिम्मेदारी जिस कंपनी को है, कई दूसरी जगह उसी को निगरानी करने की जिम्मेदारी दी गई है। पहले जो काम सरकारी विभाग किया करता था, अब प्राइवेट कंपनी कर रही है कि अगर आप जरूरत से ज्यादा माल ले जाते हैं तो आपकी गाड़ी जब्त करने की बात हो या आप पे जुर्माना लगाने की बात हो, वो प्राइवेट कंपनी के लोग करेंगे। और उसी प्राइवेट कंपनी को कई जगहों पर खनन का भी ठेका दिया गया है। तो आप समझ लीजिए। दूसरी बात जो उत्तराखंड की राजनीति में कही जाती है कि बड़े बड़े पद पर बड़े बड़े उच्च अधिकारी पुलिस वाले तो बैठे हुए हैं, लेकिन उत्तराखंड के शासन प्रशासन को या तो कुछ सब इंस्पेक्टर चला रहे हैं या अलग अलग थानों में तैनात एसएचओ चला रहे हैं। और इन सब की तैनाती, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, उत्तराखंड की राजनीति में आरोप लगाया जा रहा है कि इनकी जो तैनाती है वो सुपर चीफ मिनिस्टर के द्वारा किया जा रहा है। अब आप लोग इसका अंदाजा लगा लीजिएगा कि सुपर चीफ मिनिस्टर कौन है, क्योंकि सुपर चीफ मिनिस्टर के कई सारे वीडियो भी उत्तराखंड की राजनीति में बहुत ज्यादा लोकप्रिय होते नजर आ रहे हैं। आप जिनके बारे में प्राथमिक तौर पर सोच रहे हैं वो नहीं है, जिन पर आरोप लगे, जो अदालत में चले गए, उनके कहने के बाद कई सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को हटाया गया, वो इस बारे में नहीं है। उत्तराखंड की राजनीति में सुपर चीफ मिनिस्टर जो है वो परिवार के ही किसी व्यक्ति को कहा जा रहा है। तो आप जरूर बताइएगा अगर आपको पता हो तो ये सुपर चीफ मिनिस्टर कौन है। लेकिन एक बात मैं बार बार कहूंगा, त्रिवेंद्र सिंह रावत तो इस बीच में थोड़ा बहुत बोले भी हैं, कभी कभी वो बोलते भी हैं, लेकिन उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के पद की चाहत रखने वाले अनिल बलूनी जो है वो विवादित मुद्दों पर बोलने से बचते हुए नजर आते हैं। क्यों बचते हुए नजर आते हैं ये मेरी समझ में नहीं आया। अगर आपकी समझ में आया हो तो बता दीजिएगा। अब आता हूं अपनी स्टोरी के अंतिम पड़ाव पर, सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर। कई लोग कहेंगे कि भैया फिर उत्तराखंड की राजनीति में होने क्या जा रहा है। देखिए, मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि 90% चांस ये है कि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की विदाई होगी, यानी नेतृत्व परिवर्तन होगा। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ज्यादा संभावना इस बात की है कि जून जुलाई यानी मानसून सत्र जो संसद का होगा उससे पहले उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन तो तय है। लेकिन कौन बनेगा? क्या अनिल बलूनी साहब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे, या त्रिवेंद्र सिंह रावत के हाथ एक बार फिर से लॉटरी लगेगी, या तीरथ सिंह रावत कोई खेला कर देंगे? इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यह तय है कि उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है। और उत्तराखंड में अरविंद पांडे के साथ खड़े होने वाली बात हो या अन्य कई मुद्दों पर खड़े होने वाली बात हो, जो पूरा का पूरा एक गुट नजर आ रहा है, जिसमें आप त्रिवेंद्र सिंह रावत को रख सकते हैं, जिसमें आप अनिल बलूनी को रख सकते हैं, जिसमें आप मदन कौशिक को रख सकते हैं, जिसमें आप उत्तराखंड के कई अन्य नेताओं को रख सकते हैं। इस ग्रुप में शामिल, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इस ग्रुप में शामिल लगभग आधा दर्जन नेता ऐसे हैं जो खुद मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं। और फिर कहूंगा कि राजनीति में मुख्यमंत्री बनने की इच्छा कौन नहीं रखता। तो धामी हटेंगे तो इन सब में भी एक लड़ाई शुरू हो जाएगी, इन सब में भी रस्साकसी शुरू हो जाएगी, और मुख्यमंत्री तो लेकिन कोई एक बनेगा। उसके बाद भी असंतुष्टों की राजनीति उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को ग्रसित करती रहेगी। वो राजनीति कभी बंद
बंद होने वाली नहीं है। और वैसे भी जैसे आप देखते होगे ना, गांव देहात में ये जो पंचायत चुनाव होते हैं, इसकी जो राजनीतिक जो कसक होती है वो दशकों तक बनी रहती है, बल्कि वो पारिवारिक दुश्मनी तक में बदल जाती है। छोटे राज्यों में आमतौर पर विकास की गंगा तो बहती है, लेकिन उत्तराखंड का एक दुर्भाग्य इसको कह लीजिए कि उत्तराखंड की राजनीति को ऐसे लोगों ने जकड़ के रखा हुआ है जो विकास से ज्यादा खनन और बाकी चीजों पर भरोसा करते हैं। और ये मैं नहीं कहता, उत्तराखंड में जाकर आप किसी भी पार्टी से, किसी भी पार्टी के नेता से, किसी भी पार्टी के स्थानीय पदाधिकारी से और उत्तराखंड में जाकर किसी भी व्यक्ति से अगर आप पूछ लेंगे तो ये सच वो आपको जरूर बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। उत्तराखंड को लेकर बहुत सारी बातें अभी हैं, बहुत सारी बातें मैंने इस वीडियो में आपको नहीं बताई हैं। आने वाले दिनों में वो सारी बातें भी बताऊंगा, एक एक करके तमाम तथ्यों को आपके सामने रखूंगा। लेकिन आपसे ये अपील करूंगा, अगर कहीं भी मेरे तथ्यों में कोई गलती हुई हो ना, तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मैं अगले वीडियो में उस गलती को सुधारने की कोशिश करूंगा। लेकिन उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के अंदर जारी राजनीतिक घमासान और राजनीतिक बवाल को लेकर आपका क्या मानना है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, 2-4 लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए दर्शक के तौर पर जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अगर संभव हो तो मेंबर के तौर पर ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा खर्च नहीं है, रोजाना के आधार पर 3 रुपए से भी कम की राशि है, यानी महीने का सिर्फ 89 रुपए में आप हमारे यूट्यूब मंच को स्पेशल व्यूअर के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोगों से अपील, आग्रह, देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।